से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमजद इस्लाम अमजद के नशार के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि तमाशा एक है रोज़े अज़ल से, तमाशा एक है रोज़े अज़ल से, फ़कत आँखें बदलती जा रही है। और जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आँखों में नहीं रहते, जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आँखों में नहीं रहते। बहुत से हुर्फ ऐसे हैं जो लफ्ज़ों में नहीं रहते। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन या सिलेक्शन, आज होने क्या जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती है, अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करती है, मोहतरमा मुसद्दत नियाज़ी साहिबा। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान है, सोशल वर्कर है, कालम निगार है, तज़िया निगार, और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्रामों में आप इन्हें देखते रहें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक NGOs भी चला रहे हैं। राव इमरान सुलेमान साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है, तज़िया निगार है, मेरे कई प्रोग्राम की जीनत बने और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो वाकई हकीकत पर मुबनी होता है। मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मोहतरमा साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ मैडम कि हमदर्दी, एहसास, मदद, ताउन, गरीबों की डिक्शनरी से ये निकलता जा रहा। इलेक्शन आने वाले ये तमाम चीज़ें जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, ऐसा क्या देख रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन आने वाला है, हम भी समझते हैं कि इलेक्शन आना चाहिए, जमहूरी और आइनी तौर पे वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। बात दरअसल ये है कि जहाँ तक आपने कहा तमाम चीज़ें आवाम के लिहाज से वो डिक्शनरी में से गायब हो रही हैं। देखिए, अगर सिलेक्शन ना हुआ 2018 की तरह, तो मैं समझती हूँ कि सही फेयर इलेक्शन हुए तो ये तमाम चीज़ें डिक्शनरी में आवाम की वापस आएंगी और आवाम के लिए सही मायनों में वही सहूलियात मैसर करते हैं जो अवामी लीडर होते हैं, जो आवाम के वोट से आते हैं, जो सिलेक्ट होकर आते हैं। तो वो फिर अपनी उनके पास कुछ नहीं होता, वो चाबी पे घूमने वाला एक खिलौना होते हैं, जहाँ उसको चाबी घुमाई वो उस तरफ मूव कर गए, तो वो फिर आवाम के खैर ख्वाह नहीं होते। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी हमारी 22-23 करोड़ आवाम है, तो वो चाहती है कि अब सही मायनों में सही तौर पे इलेक्शन वो हो जिसकी आवाम जो है ना ख्वाहिशमंद है और आवाम को मुंतखब करने दिया जाए अपना नुमाइंदा, चाहे वो इलाकाई सतह पे करें चाहे वो नेशनल सतह पे करें, ताकि वो जो नुमाइंदा है वो जवाबदेह हो आवाम के लिए कि 2 साल 4 साल 5 साल जितनी भी गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल तो चलने ही नहीं दिया जाता, तो जितना टाइम चले आवाम उनसे पूछ सके। और अब भी आवाम का ही इख्तियार है कि जब कोई नुमाइंदा जा रहा है तो जिसने काम किया है आवाम उसको गुलदस्ते के तौर पे जो है ना आवाम उसकी झोली में अपना वोट कास्ट करके डालेंगे, और जिसने काम नहीं किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने काम नहीं किया, आवाम उन्हें वोट ना देकर उससे इंतकाम लेंगे। ठीक है मैडम, मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोल रहा कि आप सारी बात कर लें, फिर इसके बाद जब हमारी आपकी मेहरबानी, इसके हिसाब से फिर हम बात कर रहा हूँ। सब आप भी माशाल्लाह सारी चीज़ों को, सारे सुनहरियों को देख रहे हैं। मेरा ये सवाल जो है हमदर्दी और क्या कहते हैं, मैंने जैसे कहा एहसास, मदद, ताउन, क्या आप देखते हैं कि इसी तरह की सिचुएशन आने वाली है? गरीब के हवाले से कोई भी नहीं सोचता है। जी बिस्मिल्लाह। देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है। आज शांगला में बिलावल भुट्टो साहब को मैं देख रहा था, उनकी जो तकरीर थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर थी। आज मैंने महसूस किया कि वो भी एक आम आदमी के दुख दर्द को समझते हैं। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने घरों में बुझते हुए चूल्हों की बात की, लोगों का रोज़गार की बात की, या तो ये देखिए कि उनके पीछे जो टीम है जो उनको गाइड करते हैं कि आपने ये बोलना जो भी है, मगर मैं समझता हूँ कि सियासी माहौल का जब या ज़माना आता है तो इसमें तमाम ही सियासतदानों को जो माजी में इक़्तिदार में रहे या आना चाहते हैं, वो उनको तमाम लोगों की परेशानियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सिलेक्शन की बात की आपने, तो मैं तो समझता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान बना है हमने ये सिलेक्शन ही देखी है। और मैं आवाम के जो वोटों का जो हाल होता है, रातों रात जो तब्दीलियाँ आ जाती हैं, मैं समझता हूँ कि उसका खात्मा होना बड़ा ज़रूरी है। आवाम को अपनी ताकत से जब तक आप नुमाइंदे लेकर नहीं आएंगे अपनी मर्जी के,
तो ये फैसले भी नहीं हो सकेंगे इस तरीके से। ना तो कौमी असम्बली को आप मजबूत कर सकते हैं, ना सूबाई असम्बली को, ना ही सेनेट के अंदर कोई ताकतवर आवाज़ जो है वो आवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त सबसे मजबूत जो शख्स नजर आता है, हम बात करते हैं कि वो अगर जेल में ना हो तो उन तमाम सियासतदानों को घर बिठा दे, लेकिन अगर कोई पूछे कि 2018 में इंतखाबात कैसे हुए थे तो आपको नजर आ जाएगा कि शहर कायद में किस तरीके से PTI के लोग जीते थे। आज आप देखें कि इमरान खान साहब तलब कर रहे हैं आर्मी चीफ की हैसियत से बाजवा साहब को। जरा आप समझने की कोशिश करें, अगर वो आते हैं और वो राज खुलते हैं तो मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इस सूबा सिंध में से 14 MNA और 28 MP की सीटें निकाली थी। और ना तो ये चाहिए कि वो इसका एक्शन जो है वो लेना चाहिए, उनको अब जाती हैसियत से अगर वो बुलाते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन आर्मी चीफ की हैसियत से वो तो अब रिटायर हो चुके हैं, एक आम आदमी की हैसियत से, यानी कि वो ललकार रहे हैं आर्मी चीफ के ऑफिस को जो अभी तक मौजूद है। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं नदीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके का मेरा पहला सवाल है ताकि उसी के ऊपर पूरी बात हो जाए, फिर इसके बाद मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। मैंने जो कहा वो चीज़ें सामने एक्सपोज होना शुरू हो गई है। लोगों ने आवाम के लिए कभी सोचा है या सिर्फ तकरीरों के अंदर वो बताया जाएगा या अमली इसके ऊपर भी कोई जामा होगा? ये सिर्फ आई वॉश है और आवाम के लिए पहले भी कभी किसी ने नहीं किया। ये अभी बातें कर रहे थे कि बिलावल साहब ने इस तरह तकरीर की, उन्होंने तो चूल्हा ही नहीं देखा होगा, तो चूल्हे का क्या पता, गरीब के चूल्हे का क्या पता उनको। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि ट्रेन तो जरूर कर रहा होगा उनको। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की, मैं सिर्फ उसका हवाला दे रहा हूँ, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। मैं तनकीद तो ये सियासी लोगों पे कर रहा हूँ कि जिनको गरीब के चूल्हे का ख्याल सिर्फ वोट के टाइम पे आता है। और ये सारा आई वॉश है, इनमें से किसी को भी ख्याल नहीं है। आप देखें, सबको आजमा चुके हैं आप। अगर ऐसा ही होता तो ये सब अपने अपने दौरों में काफ़ी अरसे हुकूमत कर चुके हैं। बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये सब आजमाए हुए लोग हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अब किसी नए, लेकिन मसला ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो इन्हीं को ही बार बार आजमाना चाहते हैं और आजमाते हैं। तो और वैसे ही आवाम भी बहरहाल मजबूर है क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अगर देखें तो वोट टर्न आउट, अगर आप पुराना भी मुलाहिजा करें तो पूरा मुल्क तो वोट देता ही नहीं है और बहुत कम परसेंटेज के ऊपर आप कहते हैं कि ये जमहूरियत है। मैं तो खैर इस जमहूरियत को मानता ही नहीं, लेकिन अब जो है यही लोग कंटेस्ट करेंगे तो अब इनको ख्याल आ रहा है, लोगों की तरफ ये जा रहे हैं और लोगों को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि जनाब हमारा ये जो है वो मोटो है और आप हमारी तरफ आएँ। लेकिन ये सब आई वॉश है, इनमें से किसी ने भी गरीब के लिए नहीं करना, अपने लिए ही करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे एक सवाल है आपसे कि मुल्क अब तरक्की करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, अब तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कर्ज़े उसी तरह लिए जा रहे हैं। कर्ज़े के जो सिचुएशन देख रहे हैं आप IMF के हवाले से, तो जैसा कहा गया था कि अब जो है मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा, तो हमने यहाँ भी बात की है, वहाँ भी बात की है, यहाँ भी बात की, तो उसका क्या रिज़ल्ट आप देख रहे हैं? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ ये जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट चली है और साथ आपने देखा है कि जो ये फाइनेंशियल फैसिलिटेशन जो कौंसल जो काम कर रही है, तो आप इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए हैं। ज़ाहिर है जब आप टेक ऑफ की पोजीशन, अभी फ्लाइंग तो आपने नहीं की, अभी आपने रनवे पे दौड़ना ही है और अभी दौड़ रहे हैं, सो दैट इतना मोमेंटम हम गेन कर लें कि हम फ्लाई कर सकें। तो ये सारा आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि कर्ज़े तो खैर ले ही जाते हैं और वो वापस भी किए जाते हैं और उनको प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है अब उससे वो उतार भी देते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये ही है कि वो कर्जे लेकर जो है वो जेबों में चले जाएं और अपने घरों में चले जाएं वो पैसा, तब वो नुकसानदेह होता है। अगर प्रोजेक्ट्स पे लग रहा होता है तो कर्जे लेना कोई नुकसानदेह नहीं होता। तो ये आप देखेंगे कि मुल्क की बहुत हद तक डायरेक्शन जो है, स्टीयरिंग, वो सीधा कर दिया गया। और अब आप आगे इंशाल्लाह ताला ये जो सियासतदान भी जो अब आएंगे तो वो आप देखेंगे कि पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे
आपस में जो भी ये लड़ेंगे, लेकिन इकॉनमी की तरफ कोई भी गलत नज़र कोई किसी को नहीं डालने दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये सब आपस के अंदर ये डिसाइड करेंगे बैठकर। अभी डिसाइड होगा? हाँ, ये डिसाइड करेंगे ये लोग, ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो भी आनी है आपको पता है। ये चाह रहे हैं कि जो डिसाइड होगा इसका मतलब कि सारी सिनेरियो नवाज शरीफ की क़यादत में डिसाइड होगा? नहीं, ये कोई भी अभी तक तो ज़्यादा चांसेस नवाज शरीफ साहब के ही हैं और उनके ही उसमें जो भी आएगा उसके उसमें ये डिसाइड। अच्छा, बकौल आपके कि वो भगोड़ा अभी आपने एक लफ्ज़ कह दिया, लेकिन मसला सारा ये है कि जब हुकूमत की बात आई, जब आपकी मिलाप की बात आई, आपने जब चेंज करने की बात की, तो उस वक्त तो जो है सिचुएशन कुछ और थी। आपने कहा चलो मिल बांट के सब चीज़ें कर लेते। तो जो ये इससे पहले जो हुकूमतें जो बनी है आपस के अंदर, तो आपने भी देखा कि बिलावल भुट्टो साहब को जो सीट दी गई, सबको आपस में बात हुई, तो उस वक्त सारे अच्छे हालात थे। उस वक्त कोई भी भगोड़ा, कोई भी चीज़ें, कोई सिनेरियो नहीं था। अब ऐसे क्यों होने लगे? क्योंकि इलेक्शन देखिए, मैं बताऊँ आपको, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने क्लियरली कहा है और कोई उसमें दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि देखें, हम समझते थे कि एक तो सीट्स नहीं देखें, सीट्स उनके पास अगर देखा जाए आईनी तौर पे तो उनके पास PMLN के पास ज़्यादा थी। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यही कहा कि आपके पास सीट्स ज़्यादा हैं और आपका हक है। अब हक का मसला ये है कि देखें, और ये भी उन्होंने कहा कि देखें, जब एज अ थे अपना उसके CM थे पंजाब के, तो उनका काम लोगों को नज़र आ रहा था और एक्टिव थे, तो मे बी कि वो इस तरह की चेंज आए। लेकिन देखें, उसमें देखें चेंज भी नहीं आ सका। और जो हालात थे, मुल्की हालात जो खान साहब करके गए थे, IMF से जो भी उन्होंने डील की और उसके बाद उसका जो है ना उस पर अमल ना करना, उसका अलग से यू टर्न ले लेना, ये सारी चीज़ें भी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और जो इस ड्राइविंग सीट पे बैठे उनके लिए भी तो नजर आ रही थी। मंजरनामा सामने था, जब सीट आ रही थी तो कोई मसला नहीं था। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंजरनामा अगर सबके सामने था तो देखें, अपने तौर पे मुल्की सतह पर और मुल्क के लिए अगर कोई काम किया जाता है, तो मैंने कहा है ना, आपके कई प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कहूँ या ना कहूँ, कम से कम मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूर कहूंगी, अपनी पार्टी के लिए, कि उन्होंने अपनी सियासत को नहीं बचाया। देखिए, सियासत को नहीं, देखिए सियासत को नहीं बचाया। देखिए, मैंने आपका जुमला सियासत को नहीं बचाया, उन्होंने सियासत को नहीं, देखिए सियासत को नहीं बचाया, उन्होंने मुल्क पर जो है ना फैसले किए। और मैं जवाबदेह हूँ, तो अपने कहा जिस तरह बिलावल साहब को ओहदा दिया गया, तो जो वजीर खारजा का बिलावल साहब के पास था ओहदा था, उसके मुताबिक से आप देख लें कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर हम जवाबदेह हैं। और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरीना दुश्मन भी कहेगा कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, जिन्होंने मुल्की सतह पे से हटकर जो है ना आलमी सतह के अगर दौरे किए, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बोझ नहीं डाला, बल्कि अपनी ऑन पॉकेट से गए और जितने भी दौरे किए उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया। और ये बलबला कहा, ये भी कहा कि जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, खान साहब की तरह ये नहीं कहा कि जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि रशिया में जब आपके फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए, तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा खान साहब की तरह एलिगेशंस नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जी जब भी गए तो वो मशावरत से गए, उन पर उन्होंने ये जाके वहां जाके कुछ ऐसी बातें नहीं की। सियासत ये कि सारे के सारे जब जाते हैं 10-15 लोग तो जाते हैं भाई, अगर वो 50 क्या 100 भी बंदे लेके गए ना, तो वो खर्चा अपनी जाती पॉकेट से लेकर गए। उन्होंने गवर्नमेंट से कोई किसी का खर्चा नहीं दिया, मिल रही थी ना, तनख्वाह नहीं ली उन्होंने, उससे उन्होंने सॉरी उन्होंने सैलरी भी नहीं ली। और जितने जो है ना उन्होंने जितने भी दौरे किए उन्होंने अपने जाती खर्चे पे किए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे साबित कर दें, आप मुझे साबित कर दें, मैं सियासत गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे किए। बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। आप मुझे साबित करके दीजिए, आप मुझे साबित करके दीजिएगा, आप मुझे साबित करके दीजिए, आप मुझे बिल्कुल करके दीजिएगा। एक प्रोग्राम कीजिए जिसमें जो है ना मेरा भाई लेकर आएगा कि उन्होंने खुद गवर्नमेंट के खर्चे भी, मैं आपको लाके उन्होंने अपने जाती खर्चे, मैंने कभी अपनी जेब से कोई भी खर्चा गवर्नमेंट के लिए नहीं किया। कैसे है?
बिल्कुल आप मुझे ये रिकॉर्ड ला दीजिएगा, मैं आपका अप्रिशिएट। ये आवाम का और गवर्नमेंट का पैसा ही है, ठीक है, जो उन्होंने जेब से निकाल के या गवर्नमेंट के मुशायरे से निकाल के, जो खुदा करे कि आप भी ऐसे खर्चे करें और मैं भी करूं ऐसे खर्चे। ये तमाम खर्चात ये आवाम के पैसे ही है और गवर्नमेंट के खजाने से ही है। सर मैं ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप बिलावल साहब को तो थोड़ा सा साइड पे करने इस मसले में ताज़ा तरीन है। ये कौम के खर्चे पर क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई है, आपने ये देखा है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 18 ऑफिशियल और 17 खिलाड़ी और 14 बीवियाँ साथ है कौमी खर्चे पर। तो सर जब बंदा इक़्तिदार में होता है या माहौल में होता है तो फिर सब चलता है। ये साबित नहीं कर सकेंगे, जाते जाते इस तरीके से कर दिया जाता। अब नवाज शरीफ साहब के अदवार को देख रहे, उनके ऊपर बेपनाह केसेस थे, आपने बिल्डिंगों को आग लगती हुई देखी है, रिकॉर्ड जलते हुए देखे हैं। तो ये तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कौमी खर्चे का। हमें यह बताया जाए कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की जो बच्चे हैं वो किधर है, ये वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, कहाँ पर रहते हैं सब? जब पाकिस्तान पे इनके जब जेबों से पैसा खत्म हो जाता है तो इधर हुकूमत करने के लिए आते हैं। तो मैं इस बात में मुझे ये डाउट रहेगा कि बिलावल साहब अपने खर्चे पर ये सब कुछ किया, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिलावल साहब सारे खर्चे को ऊपर तो पूरी दुनिया का दौरा करते रहे और अपने साथ एक भारी भारी घर में भी अपनी जेब से खर्चा नहीं करते, ये मैं आपको बता, आपकी जेब से लेते हैं, ये बिल्कुल हमारी जेब से करते हैं। अच्छा, बहन ने बड़ी सही बात की कि ये हमारी जेब से खर्चा करते हैं, आवाम की जेब से खर्चा करते हैं। आज जितने भी हैं, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की मेरे भाई ने, कि इनके महलात अगर आप देखेंगे ना ऊपर से तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस हाल में रह रहे हैं। और ये हम लोग को इन्होंने पीछे लगाया हुआ है जो है ना, ये वोट के लिए और सारी चीज़ों के लिए। इनका मकसद ही सिर्फ पैसा बनाना होता है और यही इस मुल्क के वजह से आज ये मुल्क आप जो देख रहे हैं इतना डिप्रेशन में चला गया है और जो हम तरक्की नहीं कर पाए। हमारे पड़ोसी इस वक्त तरक्की कर गए, हमसे जो बिछड़ा हुआ जो हमारा एक हिस्सा था वो आज हमसे आगे, उसकी करेंसी आगे निकल गई। उसकी वजह यही थी कि ये सब लोग आए हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। अगर ये अपनी जेबें नहीं भरते, आज इनके घर के खर्चे तमाम चीज़ें आवाम की जेब से जा रहे हैं और इनकी जायदादें आप देखें तो मल्टीप्लाई होती जा रही। मेरी बहन अगर जाके देखें, ये जाती उमरा या बिलावल हाउस या ये बनी गाला, मैंने 3 नाम आपको ले लिए, इनके जाके देखें और ये कितने कितने एकड़ों पर फैल चुके हैं। आप बस थोड़ा ही अर्सा रह गया है, उसके बाद कराची की थोड़ा ही अर्सा रह गया है, ये पूरे कराची में फैल जाएंगे और कराची के सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे हाईवे के। नहीं देखिए, बिलावल हाउस को आप कह रहे हैं ना, जहाँ तक अभी से नहीं, जब मेरे चेयरमैन की पैदाइश से पहले का यही कराची के अंदर नाम आप जो मर्जी बिलावल हाउस है ना, बनी गाला बना है वो, ये मेरी बहन को आइडिया नहीं है, आसपास का सारा इलाका और में भी बना है बिलावल हाउस। अगर बिलावल हाउस बना है, बनने में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम इस तरह से महल नहीं बने, बड़ा एक्लेमेटेड एरिया पर है जी, कच्ची आबादी है, झोपड़ी है। देखिए सरे महल किया जाए एलिगेशन लगाने को, मैं कह दूं कि जी जितने पाकिस्तान के चैनल्स हैं उसके सब आपके मालिक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए किसी पर एलिगेशन लगाना और उसको साबित करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मैं जी राव साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए सर, सियासतदानों की जो हालत जार है वो वाकई अपने बैंकों में अपने अकाउंट में इजाफा करने और अपने आंगन को वसी करने पर लगा हुआ है। सब नहीं, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, अगर हम आपस में किसी न किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक है और किसी न किसी लीडर के साथ समझते हैं कि ये हमारे लिए कदर बेहतर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की नजरों की बात करें जो पाकिस्तान को उस वक्त देख रही है, तो वो पाकिस्तान के सियासतदानों पर कतई एतबार नहीं करते, बिल्कुल एतबार नहीं करते। अब आप ये देखिए कि आर्मी चीफ साहब के इनिशिएटिव पर एक इक़्तिसादी काउंसिल का जो हुआ है, उसके अंदर आप देखिए कि जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर है वो हमारी आर्मी को देखकर ही इस पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार हुआ। अगर सियासतदानों की बात करें तो उनको मालूम है कि ये पैसा खा जाएंगे हमारा। अगर हम इस उनके लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी की बात करें कि जिस दिन वो काम करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, तो आप उनको ब्यूरोक्रेसी को देखिएगा कि वो कितनी मुश्किलात खड़ी करेंगे इनके लिए, इनके काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल इनके जरा से मामला पर उन लोगों से भी रिश्वत तलब करेंगे। तो ये नहीं के लगाए हुए लोग हैं, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जहां आप बिलावल साहब की बात करें, अगर नीचे की सतह पे आ जाए ना, नीचे की सतह पे कुछ 7वें 8वें नंबर पे भी आ जाए, तो सर उनके घरों से भी अरबों रुपए निकल रहे हैं, खजाना निकलता है उनके घरों से।
हम तो कहाँ बिलावल और मरीम नवाज साहिबा के हदों को छुएंगे, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता सर। अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सुबह का टाइम हमारी लाशें घरों से मिलती है, पता चलता खुदकुशी कर ली। सर यहाँ तो छू नहीं सकते मैंने आसमानों को। वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं है राव साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की इलेक्शन मिले, लेकिन ये लोग बहुत फैल चुके हैं और ये हमारी आवाम की गलती है। जो भी खुदा खौफी वाले नेक और ये जैसे दीन के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया, दीनदार लोग, उनकी पार्टियों को बड़ी मुश्किल से शायद कोई एक आध सूबाई असम्बली की या नेशनल असम्बली की सीट मिलती है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता, ठीक है। और ये सारे जितने भी करप्ट हैं, जितने आजमाए हैं, कोई 30 साल से आ रहा है, उसी का बेटा आ गया है, उसी की बेटी आ गई है, उसी का नवासा पोता, पता नहीं कौन कौन हमने आपने देखना है। और यही डायनेस्टी जो है ये चलती रहेगी। तो ये जब तक ये डायनेस्टी इसका खात्मा नहीं होगा और ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप नहीं आएगी, जैसे मेरी बहन है, ये इस तरह की लीडरशिप कभी भी ये अपनी पार्टी में ऊपर नहीं जा सकती। बहुत हुआ तो ये MNA बन गई, MP बन गई, अल्लाह करे MNA बने, हम तो उनके लिए अल्लाह ताला इनको मौका दे, क्योंकि शी इज़ क्वाइट कैपेबल। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए तो मैंने देखा, तो इस तरह के लोग आए यहाँ जो ऐसे हैं जो एक्सेप्ट पार्टियों में, लेकिन इस तरह के लोगों को ये पार्टियाँ आगे आने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ है। तो जिस दिन ये हमारी आवाम चेंज होगी और ये एक भेड़ चाल की शक्ल ख़त्म करेगी और इनमें नई जनरेशन आएगी, तो शायद ये चेंज हो। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो साहब के बारे में कहूँगा कि इन्होंने कहा था कि बुजुर्ग सियासतदान अब पीछे हो जाए, अब यंग जनरेशन आए, तो क्या उन्होंने क्या देखिए मकसद ये है कि उनके कहने का ये कि जो सोच है, पुरानी सोच है, उसको ख़त्म करें और नई सोच लाएं, और ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये एलिगेशंस, इन चीज़ों को ख़त्म करके मिल बैठकर और आवाम का बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे। तो मकसद बुजुर्गों से सोच ही हो सकती है, और क्या हो सकती है भाई। देखिए बुजुर्ग की सोच में ये है कि देखें, कहते हैं ना बच्चा और बुजुर्ग बराबर है, कि ये एक मुहावरा है, तो मकसद इस तरह का ये चीज नहीं है। कभी भी ये नहीं होता है हम अपने बुजुर्गों को घरों से निकाल देंगे, हम अपने बुजुर्गों को घरों से निकाल नहीं दिया करते हैं, लेकिन ये है कि यंग जनरेशन को, देखिए यंग जनरेशन को मौका दें ताकि वो बेहतर अंदाज से पॉजिटिव सोचे। ये देखें, ये आ गया, उसने उसके पर एलिगेशन लगा दिए, खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं चेंज करूंगा, मैं ये करूंगा, उसका भी जो टाइम पीरियड 4.5 साल रहा है, एलिगेशन, उसको पकड़, उसको धक्कड़, इसको ये कर, तो इन चीजों से निकल कर पॉजिटिव सोचें और नई जनरेशन को आने दें, नए लोगों को आने दें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र आ रही है। आपने कहा कि हम पूरा के पूरा जांच पड़ताल करके हम MNA MPA की सीटें देंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही तो होता ही ऐसा है कि ग्रुपिंग है पूरी के पूरी। वो कहता है मेरा दोस्त आना चाहिए, फिर ये चेक किया जाता है कि आया, इसके कितने वोट है, इतने वो है, इसको अगर हम सीट देंगे तो ये निकाल लेगा, उसको सीट देंगे तो माइनस हो जाएगा। नहीं, माइनस की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर इमरान बैठा हुआ है, मैं बैठी हूँ, या मेरा भाई बैठा हुआ है, अगर हम तीनों में से देखिए, नहीं आप तो एंकर है ना, हम तो मेहमान है, उनकी बात करें। देखिए हम अगर तीनों बैठे हुए तो देखिए हमारा कोई लीडर है, या हम तीनों बहन भाई की सूरत में, तो हमारे वालिदैन अगर हमें देखते हैं तो देखेंगे कि तीनों में से जो कैपेबल है, जो सलाहियत बेहतर रखता है, यकीनन उसको मैदान में उतारा जाता है। ऐसा होता है। आप देखिए जैसा होता है, और पार्टी के लिए नहीं कहती, मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहती हूँ, होती है। चौधरी शुजात 15 साल किसी से नहीं मिला, आज नवाज शरीफ से मिल रहा है, तो ये देखिए ये उनका मसला है। मैं उनकी हर पार्टी को चाहिए नहीं कर रही, देखिए मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही हूँ, मैं कम से कम पाकिस्तान आप भी अगर वो देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी कि हमारे यहाँ अब ग्रास रूट के लोगों को टिकट दिए जाते हैं, देखिए हमारे यहाँ ग्रास रूट लोगों को टिकट दिए जाते हैं, जनरल लोगों को दिए जाते हैं। अगर उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेते तो देखिए जमहूरियत के अंदर दरवाजे बंद, देखिए जमहूरियत के अंदर दरवाजे बंद नहीं किए जाते। और ये चीज नहीं है कि हम जातियाती जंग नहीं लड़ते, जातियाती जंग नहीं लड़ी जाती, सियासत का मतलब जातियात की जंग नहीं है। देखिए एक
नजरिया हर एक पार्टी का अपना है, लेकिन नजरियाती जंग नहीं होती कि जी आपने कह दिया मैंने ये करना है तो नहीं करना तो नहीं करना। देखिए जब किसी से भी मिलके खा सकते हैं, किसी से भी मिलके खा सकते हैं। एडजस्टमेंट, देखिए एडजस्टमेंट होना खाने और ये चीज, ये मैं नहीं समझती हूँ कि इसको कोई नजातियाती दुश्मनी पर कोई सियासत जमात नहीं लेके जानी चाहिए। देखिए तमाम पार्टी को ना बुजदार जैसे मॉडल चाहिए। इमरान खान साहब वो उन्हीं को चाहिए जो हर पार्टी को ऊपर वो भी आएगा सिलेक्शन वाले भी जैसा मॉडल है, और फिर लेकिन जब वो चाहिए जबान निकालने शुरू हो जाता है कोई भी ऊपर आके, तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि ये तमाम जो पार्टियां हैं ये खानदानी पार्टियां हैं, जैसे मैंने वर्ड यूज किया डायनेस्टीज हैं। जितनी पार्टियां हैं चाहे वो फजलुर रहमान साहब की भी हो, ये सब भी आप ये ख़ानदानी पार्टियां हैं, ठीक है, और इनमें से इनको बुजदार साहब जैसे लोग चाहिए। अच्छे लोगों को ये कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। जी राव साहब आप ये कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई ये जो सारे सुनेरियो, और आप सब जानते हैं कि इनके नवाज शरीफ साहब के बेटे जो है बाहर मुल्क के अंदर है, तो नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजा से मिल रहे हैं, MQM से मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, तो क्या वो उन लोगों को नहीं पता कि यार इसके मुल्क के बाहर लोग हैं, इनको तो इनके साथ नहीं मिलना चाहिए, हम क्या क्या लेके जाएंगे? सर मैं एक बात बताता हूँ कि फिलहाल तो ये तो तयशुदा बात है कि मियाँ साहब किसी इशारे के बलबूते पर पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए, और दूसरा ये है कि जो उनकी मुलाकातें भी हैं वो भी इशारों के ही जरिए मुलाकातें हैं, और नवाज शरीफ साहब हर कीमत पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 2009 में इनकी आखिरी मुलाकात थी, वो भी इनकी वालदा की वफात पर गए थे, चौधरी शुजा साहब की। उसके बाद कितना तवील अरसा हो गया। इसी खानदान में एक मोहम्मद सिलाही जो कि PTI को प्यारे हो गए, और चौधरी परवेज इलाही साहब, इसने इन दो खानदानों को मिलने नहीं दिया। चौधरी शुजा साहब की किताब मेरे पास रखी है, मैंने उनमें बाकायदा पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने इन दो खानदानों को दुश्मनियों का जिक्र किया, लेकिन जमहूरियत और मफादात की सियासत कितनी एक होगी, हम तो अलग अलग नहीं समझेंगे इसे। जमहूरियत तो किस चीज का नाम है, वो कहता है शादी चीज खाओ पियो तो फुटो, तो इसका मतलब है कि आवाम किसी उसमें आती नहीं, आवाम का कोई इसमें रोल नहीं है। आवाम तो सारी चीजें करती है, ये आवाम देखती है, आवाम भी तो सारी चीजें, इसमें ज्यादातर वो एक बिरयानी वाली आवाम है। सियासत चल रही है वो यही है, बड़ी हमारा बंदा चाहे वो किसी से भी टिकट लिया हुआ उसको आगे लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिए कि लंदन में बैठकर एक शख्स वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है, इशारा मिलने पर बूथ को इज्जत दो का मामला चल पड़ता है। अगर यही इशारा अगर आप बिलावल साहब को मिल जाता है, तो मैं यकीन से कहता हूं कि 2017 में 24 घंटे में बयानिया बदला था। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था तुम 3 साल रहते और हम सारी उम्र सियासत है हमारी, तो उसको अगर ये दबाव किस पे डाला जा रहा है, आप बिलावल साहब की टोटल तकरीर उठा कर देख लो, वो दबाव किस पे डाल रहा है भाई। जी मैडम क्या कह रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये कि मेरे भाई बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आप उसका कंपैरिजन नून से ना करें कि वो बूटों की और फलानों की करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक के सामने नहीं झुकी, वो डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ के सामने नहीं झुकी, इन दोनों को घर भेजा, और फिर जो वो आई वो कम अज कम कंप्रोमाइज इस किस्म की नहीं करती है, वो अवामी सियासत करते हैं, और हम अवाम की बात करते हैं, हमें इन चीजों से कोई क्वेश्चन वही कर रहा हूँ। नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में इनके साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे, तो क्या ऐसा सुनेरियो, क्या ऐसी चीजें, क्या तमाम आपने उसी के ऊपर काम किया हुआ है कि आपकी हुकूमत आने वाली है? हमने ये कहा है, देखें मेरे चेयरमैन ने भी और कोई भी एक बंदा जो भी मुल्क से वफादार होगा और मुल्क का सोचेगा, वो यही कहेगा कि देखें फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, जिसके पास भी अक्सरियत होती है उसके हाथों जो है ना, फेयर इलेक्शन क्या डाउट है? डाउट की क्या बात है, मतलब वो सामने क्लियर नजर आ रहा है कि जिसको देखें हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने जिसको
कह दिया है कि वो मुजरिम है, डिक्लेयर कर दिया है। उस डिक्लेयर मुजरिम को जब लाया जा रहा है तो तमाम की तमाम जो अभी आपके पास पंजाब की गवर्नमेंट है वो सारे के सारे कुछ भी नहीं, देखिए हमने आपसे क्या कहा, देखिए नहीं मैंने आपसे कहा कि हमारी, देखिए मैं अभी मेरी बात सुनी नहीं, मैंने अदलिया को कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ जो मेरी मौजूद अदलिया ने फैसले किए थे कि, और वही आता है धड़ाधड़। ऐसा दुनिया में कौन सा केस है मेरे भाई, हमारा तो आज तक मेरे शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस लगा, आज तक तो वो नहीं लगा। और ये जैसे आते हैं फॉरेन प्रोटोकॉल में ये भी हो गया, ये भी 10 महीने के अंदर जो है ना, महीने 10 दिन के अंदर सारे के सारे उसके अंदर वो मियां साहब जो है ना धुल गए, वो सब बिल्कुल गलत हो गए, वो सारे एलिगेशन गलत है ना भाई। नहीं देखिए सॉरी, देखिए ये मौजूद अदलिया के केसेस हैं, मौजूद अदलिया ही उस वक्त मुजरिम साबित कर रही थी और अब भी ये कर रही है, बात ही ना करें। नहीं देखिए क्यों नहीं की जाएगी, जो बात है वो करने वाली क्यों नहीं की जाए भाई। देखिए जुडिशरी भी हमारी है और तमाम इदारे हमारे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे बात। हम ये नहीं कह रहे कि मौजूद अदलिया ने गलत कर दिया सही कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि इसी मौजूद अदलिया ने उनके फैसले सुनाए और अब यही मौजूद अदलिया के थ्रू जो है ना सारा सेटअप चल रहा है और वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो देखें इस पर सवालिया निशान है। अवाम जो है ना घास नहीं खा रही है मेरे भाई, रोटी खाती है और उस बाशऊर है, समझती है, इसलिए हम कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हो, लग पता जाएगा। हो गया। अच्छा इसका मतलब हो गया, मतलब आप क्या कहना, आप क्या कहना चाह रहे, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे? जो इलेक्शन पता जाएगा, मैंने कहा ना फेयर इलेक्शन होंगे तो देखिए अवामी नुमाइंदे आएंगे, तमाम पार्टियां बोलती है ताकि इलेक्शन में जो पीछे रह जाएगा, जो अपने टारगेट से पीछे रह जाएगा, उसके पास ये प्ली होती है कि भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे। और बात बड़ी अच्छी इन्होंने कही, प्रेडिक्शन भी कर दी कि ये देखेंगे आप जब गवर्नमेंट बनेगी और नवाज शरीफ साहब इसको नहीं बना पाएंगे तो नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ में लाएंगे और पीपल्स पार्टी भागते हुए जाके हाथ भी मिलाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं करती। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में बैठेंगे, हम आपको साबित करेंगे, बैठिएगा। तो ये आप इसी तरह की मखलूत बनेगी जैसे अभी थी इन लोगों की गवर्नमेंट, और यही आप दे रहे हैं यही हाँ यही तो इतनी सारी जमातें मिलकर कराची के अंदर पाकिस्तान ये हिला भी नहीं सकती। पाकिस्तान सिंध के अंदर छोड़े, हिला भी नहीं सकते। मेहरबान है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी पर भी मेहरबान। मैं बताऊं आपको सिंध की जहां तक बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा जो है ना इस तरह से कई बनते रहे, अलायंस बनते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा कि जी साइड लाइन का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पार्टी ने तय कर लिया है कि नवाज शरीफ वजीर आजम, मैं बताता हूँ, मान लिया ना, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने माना, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं, पता होगा ना, हम नहीं कह सकते, हम इसलिए नहीं कह सकते। अब इलेक्शन का जमाना, मुझे तकरीर भी तो करनी है ना। अच्छा आप तकरीर करिएगा ना, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें। मैं कह रहा हूँ कि एक अंदर की बात है आपस की कि बहुत अच्छी तकरीरें कर रहे हैं, बहुत अच्छी तकरीरें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कहा है। देखिए सर, जिस तरीके से एमक्यूएम चाहते हैं कि 2018 में, ये दबाव की वजह बता रहा हूं मैं आपको, क्या वजह एमक्यूएम चाहती है कि 2018 में पीटीआई के साथ मिलकर हमने इलेक्शन लड़ा और अपनी ही सीटें गंवा दी। अब एमक्यूएम वापस अपनी सीटें लेना चाहती है कराची से, 14 एमएनए और 28 एमपी को वापस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि उन सीटों में तो कुछ सीटें हमें भी मिल जाए। अब ये तयशुदा बात है कि सिंध में जो वफाक में नवाज शरीफ साहब को लाना चाहती है और जो इधर भेज रही है, यहाँ पर जो बशीर मेमन को सदर बना देते, एक आम से आदमी को उठाकर सदर बना दिया जाता है, तो वो लोग ये भी तय कर चुके हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी। लेकिन उनका दबाव ये है कि इन 14 एमएनए और 28 एमपी में से हमें भी कुछ मिल जाए। वो जो शकूर शाह ने बिलावल को उठा के फेंका, ये सवाल ही नहीं पैदा होता सर, लिहारी में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो खंबे को खड़ा कर देना इन जगहों से तो हिला नहीं सकते। तो 2018 में नून लीग भी लिहारी से जीती एक मरतबा, आप कह रहे खंबे सर जीती है, ये जब ऐसी सिलेक्शन में जीते जा सकते हैं मतलब ये तमाम आने वाले इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। देखिए मैंने कहा ना कि हमें अपने इदारों पे एतमाद रखना चाहिए और एतमाद करना चाहिए, लेकिन जो सिनेरियो पेश किया जा रहा है उसके तहत लग रहा है कि ये 2018 वाला देखिए 2018 वाला सिस्टम अगर लाया गया तो जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया था
अगर ये इस तरह से सिस्टम हो तो इस तरह का सिनेरियो होगा तो आप लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बाइकआउट के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 सीट्स पर भी अपोजिशन में बैठी है, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। हम किसी को भी अपना स्पेस देने वाले नहीं है। नहीं तो इसके अंदर ये भी है ना कि अभी से अगर हम ये बात कर लेते तो बाद में आने वाले वक्त के अंदर तो ये कहा जा सकता है ऐसा हुआ था तो यूं हो गया, और अगर अच्छी पोजीशन आ जाती है पीपल्स पार्टी को, मैंने कहा ना, देखिए वो सिलेक्शन नहीं मैं वफाक और उसकी बात नहीं, मैंने कहा वाज़ेह पोजीशन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। एक ऐसा इशारा देता हूं मैं आपको इस सिलेक्शन और इलेक्शन का कि नून लीग के पास पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये किसी सियासी जमात के पास इतना 40,000 से ज्यादा दरखास्तें मसूल हुई उनको अभी तक, उनका सिस्टम ही बैठ गया है, लेकिन उनके पास वोटर नहीं है। बताएं आप अकेले जगह जगह खड़ा कर दे, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि इस दफा मियां साहब ने आना है। अच्छा इलेक्टिबल्स की बात करें आप तो वो इलेक्टिबल्स शो के 4-5 महीने पहले आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ पे बैत भी कर चुके थे, बिलावल हाउस भी आना चाहते थे, छाक भी रहे थे बिलावल हाउस के अंदर। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरदार अयाज सादिक साहब 2 मिनट की मीटिंग करके आते हैं और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे होना चाहते थे वो मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल के लिए तैयार है। गेम अच्छा बन गया, उन्होंने खेल लिया। अच्छा एक बड़ा मशहूर मुहावरा उनके मुंह से निकल रहा है, साड़ी गल हो गई है। अच्छा राव साहब, असल में वक्त मेरे पास कम है। मैडम आपसे ये सवाल कि अभी इन दिनों कराची के अंदर जो अभी आपने देखा कि आग आतिश की देखा आग लगी और 2 जगहों पे लगी और इसी 1 महीने के अंदर ये सारी सिचुएशन हुई है, तो क्या हमारी सेफ्टी का निज़ाम इतना ख़राब क्यों हो गया? आपके मेयर भी हैं, आपके सब हैं, तो क्या सिस्टम बनाया हुआ है, क्या चीज़ें ऐसी हो रही है कि ऐसी जगहों पे कोई भी चीज़ चेकअप सही नहीं हो पा रहा? देखें अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं कल का वाक़या हुआ उस पर दुख का इजहार भी करती हूँ। और दूसरी वजह यह कि जिस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जितनी स्पीड से और जितना टाइम पे पहुँची, और उन्होंने अपनी जान जोखों में डालकर और जितनी जल्दी जो कि मैं कहती हूँ कि इस कदर आग लगी हुई थी कि अगर आप 500 मीटर के डिस्टेंस पे भी खड़े हुए थे तो ऐसा लगता था कि आपके मुंह पे आग लगी है। इतनी थी। और उन लोगों ने जो वर्कर थे फायर ब्रिगेड के, उन्होंने जो हिम्मत की है, मैं उनकी हिम्मत को भी सलूट पेश करती हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने कल जो उसके पर काबू पाया है। और मैं नहीं समझती हूँ कि आप उस चीज़ का किसी को कसूरवार ठहरा सकते हैं। देखिए जिस जगह वहाँ पे ये जिस शॉप के अंदर ये आग लगी थी, उसने जो बहुत जल्दी, देखिए आप कहेंगे ना या मैं कहूंगी कि कहने वाले कहते हैं 15 मिनट बाद पहुंची, तो मुझे बताएं कि हर घर के दरवाजे पर या हर जगह के सामने फायर ब्रिगेड का ऑफिस नहीं हो सकता। अगर इतनी 15 मिनट के अंदर बहुत जल्दी पहुंची, भी जैम था, 15 मिनट के अंदर पहुंचना मैं समझती बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा था, 15 मिनट नहीं था। नहीं 15 मिनट से, लेकिन मैं वहां खुद भी मौजूद थी, आप मौजूद होंगे। 15 से 17 मिनट के दरमियान वहां मौजूद थी। और उसके साथ साथ ही जो है ना मेयर कराची भी वहां मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे। तो इन सब का वहां होना और देखिए अपने लोगों का ख्याल रखना, मैं नहीं, मेरा मेयर नहीं कि कोई और भी होता और उसने काम किया होता, तो उसको जो है ना देखिए इंसानी जानों के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता, कोई उसको उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो कल इस शहर के मेयर ने किया, ये मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ कि वो पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी का मेयर वो नहीं है, वो इस शहर का मेयर है। इस वक्त कोई कंपैरिजन करने वाली बात नहीं है। कल जो भी लोगों ने किया आग बुझाने में, जिन वर्कर्स ने हिस्सा लिया, मैं तो उनको स्पेशल सलूट पेश करती हूँ। और जिन घरों के जो है ना चिराग बुझ गए, मैं उनके साथ हमदर्दी कर सकती हूँ। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगी, गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, और वो गवर्नमेंट जो है ना इस पर मंडे को हमारा इजलास भी है और इस पे करने भी जा रही है कि उनको इंशाल्लाह वो जो उनके घर है ये उनका नेबल बदल कुछ ना कुछ जी बिल्कुल। ये ऐवान में रोजाना मेरा ख्याल है कि उनसे मुलाकात होती है मेयर साहब से, मेयर साहब मौजूद थे। ये 12 दिन के अंदर आरजे के उसके बाद, और ये 12 दिन का डिफरेंस था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे साहब इस बात की भी तहकीक करें कि शहर कायद में अगर किसी एक चीज में प्लाजे में किसी जगह पे आग लगती है तो उसके 1 हफ्ते के बाद दूसरे मकान पर क्यों लगी। अच्छा दूसरा ये था कि इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, पर वो खड़े रहे वहां पर और उन्होंने ये जुमला अदा किया था, लेकिन ये जुमला अदा नहीं किया। ये जुमला अदा किया था
कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जिम्मेदारों को सजा देंगे। लेकिन साथ में मैं चाहूंगा, ये ऐवान में बैठती हूँ, ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान उन लोगों के लिए हुआ जिनके दोबारा ये बड़े मुश्किल से खड़े हुए ये लोग ऐसे हालात में कि जब मुल्क में माशी सूरत हाल अबतरी का शिकार है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साहब इस बात की भी कोशिश करें कि जो उनका तखमीना लगाया जाए और जो नुकसान हुआ उनका अजाला करने की कोशिश करें। ये बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत देर तक खड़े और जिस मकाम पे खड़े थे वहां पर उस तपिश को बर्दाश्त करना नामुमकिन था। अहमद शाह साहब भी मौजूद थे जो उनके वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं और बड़ी देर तक खड़े रहे। हाफिज नईम साहब भी वहां आ गए थे। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, हाफिज नईम साहब का मैं जितना ही बड़ा नाकद या कुछ भी समझ लें उसको, लेकिन उनमें एक मसला था कि उन्होंने उस वक्त तनकीद और इंतजामिया की नाअहली को आड़े हाथों लिया, जबकि इसके बरक्स मुर्तजा वहाब साहब चाहे 2 नंबरी से SHO की मदद से आए हैं, लेकिन उन्होंने टोटली इस बात पर तवज्जो दी कि आवाम को जानी नुकसान ना हो। ये मामला मैंने उनको मुकम्मल तौर पर सुना। ये ऐवान में बैठती हैं, मैं चाहूंगा कि जो उनका तखमीना लगाकर जो नुकसान हुआ उनसे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कराची। जी हाँ बिल्कुल, मेरी बहन बहुत ताकतवर है, इनकी आवाज उन गरीब ताजरों के लिए मंडे में आज माशाल्लाह से बिल्कुल मदद से मोहतरम चाहता हूँ कि आप कल दौरा करें। आप SBCA के ताउन से जब उन्होंने देखा और बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया कि आप लोग जा सकते हैं घरों में, लेकिन आप इनके घरों में जाकर देखें तो आपको शहर खामोशा से बदतर सूरत हाल नजर नहीं आएगी। जहाँ मेरे भाई ने RJ मॉल की बात की, बिल्कुल वहां पे भी जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन RJ मॉल जो है ना वो कंटोनमेंट का एरिया है, उसमें मुर्तजा वहाब साहब का इंटरफेयर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेंटर में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ शामिल थे शेख मोहम्मद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर उसी चीज़ों को सामने एक्सपोज करें जो हकीकत है, और हकीकत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। सियासतदान अब ये तमाम सियासत के जितने भी दाव पेच है वो सब के सब इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन होगा और फिर इसके बाद इस इलेक्शन के अंदर जो भी आएगा, अब मुझे अल्लाह से यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जितने सुनेरियो, जितनी चीज़ें और जिस तरह कोरोना की हर चीज़ देख चुके हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अब हमारे सियासतदान जो है, यंग जनरेशन भी आने चाहती है, पुरानी भी आने चाहती है, सब मिलकर हमारे मुल्क को अच्छे से अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मुल्क के हवाले से आपको सोचना भी है, वोट का इस्तेमाल जो करना वो बिल्कुल हकीकताना करना है, ताकि जो है सही लोग आ सके। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस काकसार को और अपने वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।